नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। नमस्कार, इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह और इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव कमिटीज ऑन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन की। हम तिरुपति में एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रहे हैं। कैसी राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सम्मेलन, जहां संसद की पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव कमेटी पहली बार एक मंच पे हैं और थीम है विमेन लेड डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत। ये सम्मेलन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, एक प्रतिबद्धता है कि हम महिलाओं की नीतियों, बजट और टेक्नोलॉजी के परिवर्तन के केंद्र में लाने में उनकी अहम भूमिका है। बिल्कुल, तो इस भूमिका को स्वीकारा जाए, कैसे इसे और सशक्त बनाया जाए। जैसा हम जानते हैं कि ये जो आयोजन है अपनी तरह का पहला आयोजन है। उम्मीद है कि आगे भी नियमित तौर पर ये आयोजन होंगे ताकि हर साल या जरूरत पड़ने पर महिलाओं की स्थिति की समीक्षा हो। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन की स्थापना 1996-97 में हुई और तब ये महत्वपूर्ण सुझाव देने का तब से ही काम करती आई है, बेटियों की शिक्षा, महिलाओं की समान भागीदारी, गरिमा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए। और आज की जो हम चर्चा करेंगे, इन पुराने उद्देश्यों को नए युग में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, और हमारा ये मूल प्रश्न है कि आज हम 3 महत्वपूर्ण आयामों पर बात करेंगे, जिसमें पहला होगा जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, दूसरा होगा महिलाओं को उभरती तकनीकों की चुनौतियों का सामना करने हेतु सशक्त बनाना, और तीसरा होगा ग्राउंड लेवल योजनाएं और उनकी प्रभावशीलता। बिल्कुल, 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं जिन पर चर्चा होगी। साथ ही हम ये भी देखने समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सभी पहले हैं, ये भारत को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर किस तरह से आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। ये जो चर्चा है वो न केवल नीति निर्माण की होगी, बल्कि हर महिला की जिंदगी में बदलाव लाने वाली भी होगी। 2 खास मेहमान आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। राज्यसभा सांसद ममता मोहंता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ लोकसभा सांसद शोभनाबेन महेंद्र सिंह बारैया भी जुड़ रही हैं। शोभनाबेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप दोनों ही जो विमेन एम्पावरमेंट पर कमेटी है उसकी सदस्य हैं, इस सम्मेलन का हिस्सा हैं। शोभनाबेन जी, शुरुआत आपसे करेंगी। जैसे हम जानते हैं कि कमेटी ने 2 दशक से भी ज्यादा समय में ग्राउंड लेवल पर समस्याओं को समझा है और संसद तक पहुंचाने का काम किया है, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने का काम किया। लेकिन असली सवाल यह है कि जो आप लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कहीं ना कहीं वो इस संस्था की ताकत और रेलेवेंस को किस नजरिए से देखते हैं। कमेटी की भूमिका को विमेन एम्पावरमेंट की लार्जर यात्रा में अगर देखा समझा जाए तो आपके नजरिए से आप उसे कैसे देखती हैं? जी, कमेटी जो वुमेन एम्पावरमेंट की है वो अभी नेशनल तौर पे हो रही है, तो हम भी उसमें जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे महिलाओं को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। धीरे धीरे सब महिलाओं हम आगे बढ़ रही है, वो कोई भी सेक्टर हो, जहां भी हो। प्रधानमंत्री श्री ने भी ये सुनिश्चित कर रखा है कि हम महिलाओं को कैसे, वो मैं ग्रामीण से आती हूँ, तो कैसे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी आगे बढ़े। इसलिए उन्होंने भी ऐसे ऐसे कई जो योजनाएं हैं वो बनाई है, जो महिलाएं आगे बढ़ रही है। तो हम कमेटी में जाएंगे और हम भी कमेटी का हिस्सा बनेंगे और सब महिलाओं इकट्ठित होंगे और महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण में आगे ले जाए, ऐसा प्रयास करेंगे और देखेंगे कि हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे। ममता मोहंता जी, संसद और विधानसभाओं की समितियों को एक मंच पे लाना एक ऐतिहासिक मौका है और पहली बार ये राष्ट्रीय सम्मेलन जो हो रहा है, कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? किस तरीके से आप इसे देखती हैं? आप खुद उसमें जाने वाली हैं शरीक होने के लिए, कितना महत्वपूर्ण है? ये देखिए, पहली बार हम तिरुपति जा रहे हैं। जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन स्टडी कमेटी तिरुपति के दर्शन, ये एक पावन भूमि जो कि भगवान का जगह है, जो कि एक हमारे धार्मिक स्थान नहीं, ये समिति दर्शा रही है जो कि हमारे महिला का जो भूमिका और हमारे उन्नति के लिए ये समिति प्रतिबद्धता है। और एक साथ हम जुड़ेंगे, वहाँ का असेंबली का महिला और हमारे जो कमेटी, तो बहुत खुशी हो रही है। हम सभी एक साथ जुड़ेंगे, हम जानेंगे जो कि हमारे भारत देश में
महिला का भूमिका क्या है, महिला कैसे कितना सशक्त हुए हैं, हर स्टेट का महिला उधर रहेंगे तो और भी अच्छा होगा, सब जानकारी मिलेगी और हम लोग को भी ज़्यादा सीखने के लिए भी मिलेगी वहाँ का महिला कैसे सशक्त हुए हैं। मैं उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा की महिला कैसे सशक्त है, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो प्रयास है महिला को कैसे सशक्तिकरण करे और उनका उन्नति करे, उनका भूमिका कैसे आगे लेकर जाए, तब जाकर हमारा विकसित भारत होगा। तो इसीलिए बहुत खुशी है मुझे भी और सभी को भी जो हम एक साथ तिरुपति में जुड़ेंगे, हमारा जो कमेटी जा रही है तो बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल। अगर भूमिका को और गहराई से समझा जाए शोभना बहन जी, क्योंकि अभी भी आम लोग जो समितियों की भूमिका है उसे इतनी गहराई से नहीं समझते और जाहिर तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी है कैसे जो संसद और विधानसभाओं का कामकाज है वो सिर्फ सत्रों में नहीं होता, बल्कि सत्रों से अलग जब आम जनता के बीच में चर्चा नहीं होती तब भी कमिटीज चुपचाप अपना काम कर रही होती है। तो आपकी नज़र में क्या लगता है कि इस तरह की जो क्रॉस कटिंग समिति है वो ग्राउंड रियलिटीज को पॉलिसी में ट्रांसलेट करने का सबसे अच्छा माध्यम मानी जाती है? आपके अनुभव में सबसे बड़ी ताकत क्या है कमेटी की? रिपोर्ट्स तैयार करना, सरकार को जवाबदेह बनाना, या एक तरह से सार्वजनिक विमर्श जो है उसे बदलना? ताकत सबसे बड़ी आप क्या मानते हैं? कमेटी की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि हम सब कमेटियों में सभी सांसद होते हैं, सभी पार्टी के सांसद होते हैं, सब हम मिलके चर्चा करते हैं और सुझाव भी देते हैं कि कमेटी में जो चर्चाएं होती है, जो रिपोर्ट देना होता है, उसमें हम ऐसे सुझाव दें कि जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम आए और महिलाओं को कैसे मजबूत करेंगे, कैसे उनके क्षेत्र में हम अपनी बात रखेंगे और महिलाएं कैसे आएंगी, ऐसे हम सुझाव देंगे और सुझाव के आधारित पर ये कमेटी रिपोर्ट तैयार करती है। तो हम ज्यादा से ज्यादा ये प्रयत्न करेंगे कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के रक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के पोषण के लिए और महिला कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारी सरकार तो कर ही रही है, लेकिन हम कमेटी में जब चर्चा करते हैं तो महिलाओं के लिए और अधिक क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हम चर्चा करते हैं और फिर अपना सुझाव देते हैं और सुझाव के हिसाब से कमेटी में रिपोर्ट तैयार होती है। जी ममता मोहंता जी, अब बात विमेन एम्पावरमेंट की नहीं हो रही है, अब बात हो रही है विमेन लेड डेवलपमेंट की। प्रधानमंत्री अक्सर ये बात कहते हैं कि विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर हम अग्रसर हो चले हैं और ये भी उन्होंने कहा है कि विकसित भारत 2047 तक और इसको विकसित बनाने का जो लक्ष्य उसमें महिलाओं की भूमिका जो है वो बहुत अहम रहने वाली है। श्रम शक्ति में हम देख रहे हैं कि पहले से ज़्यादा इजाफा हुआ है, आंकड़े दर्शा रहे हैं, जो परसेंटेज है वो पहले से ज़्यादा बढ़ा है और 2047 तक इसे 50% तक लाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। कमिटीज़ इस दिशा में किस तरीके से मजबूती के साथ अपना और जो कहते हैं इनपुट दे रही हैं या काम कर रही हैं ताकि इस लक्ष्य को जल्द से जल्द अचीव किया जा सके? हमारे जो महिला सशक्तिकरण समिति, हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर डी पुरंदेश्वरी जी है और सभी हमारे मेंबर को साथ में लेकर चलते हैं और जो कि हमारा जो महिला के लिए जो काम करना, महिला का अधिकार के लिए, महिला का सुरक्षा के लिए, महिला का स्वास्थ्य के लिए, महिला का शिक्षा के लिए और ज़्यादातर में जो हमारे ग्रासरूट में रहते हैं जो महिला, उनके कैसे उन्नति करे, उन सभी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सभी क्षेत्रों में कैसे उन्नति करे और उनका सबसे ज़्यादा ये गुरुत्व देते हैं उनका सुरक्षा। अभी देखो जो कि ज़्यादातर महिला को लेकर जो केस आ रहे हैं वो अभी चारों देश के सारा और जो आ रहे हैं उनको कैसे सुरक्षा दे पाए, ये समिति हर बार वही डिस्कशन करती है और हम सभी मेंबर और हमारे जो चेयरपर्सन जी इसको गुरुत्व देते हैं महिला का सुरक्षा कैसे हो सकता है और हम सभी हम अपने अपने राय देते हैं और उसको उन राय को कैसे हम उसको कैसे स्थान दे उसी में विचार करते हैं और कमेटी वही को सिलेक्ट करके और उसी को ही
और रिपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और शोभना बहन जी, जब जैसा हम जान रहे हैं कि विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर हम देख रहे हैं, 2047 का विकसित भारत महिलाओं की भागीदारी के साथ विकसित बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी उनकी सुनिश्चित होगी। और हमने देखा है कि भारत इसे लेकर बहुत अच्छा मॉडल पेश कर रहा है पूरी दुनिया के सामने, चाहे पंचायत से लेकर संसद तक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात रही हो। और बहुत सारे बारीक कदम हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, और इसीलिए जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग की बात हो रही है। और अगर देखें तो 2005-2006 से जेंडर बजट स्टेटमेंट पेश होना शुरू हुआ। सवाल यह है कि क्या यह बजट एक्सरसाइज सिंबॉलिक बनकर रह गया, या वास्तव में हम देख रहे हैं कि जो हमारी प्रायोरिटीज हैं, जो हमारे आउटकम्स हैं, वो लगातार बदल रहे हैं। आप जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग को कितना प्रभावी मानती हैं? क्या ये महिलाओं की जो वास्तविक जरूरतें हैं, जमीनी जरूरतें हैं, उन्हें टैकल कर पा रहा है, उन्हें संबोधित कर पा रहा है? जी बिल्कुल कर पा रहे हैं, क्योंकि महिलाएं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में भी हैं, जो एसएचजी की महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, उनको भी प्रशिक्षण देके उनके यहाँ जो उनके लोकल प्रोडक्ट है वो बनाए। वो किस लिए? क्योंकि वो आत्मनिर्भर बने इसलिए। और जो योजनाएं हैं, जैसे कि हम सोचे कि छोटी छोटी दुकानें हो, छोटी छोटी पटरियों पर जो रेडी लगा के बैठी होती है, उन महिलाओं को भी लोन देके ऐसे सशक्त किया जा रहा है कि वो छोटे छोटे अपने उद्योग विकसित करके अपना परिवार का, अपने समाज में अपना नाम रोशन कर सके। और महिलाओं अपने समाज में जब आगे बढ़ रही है, महिलाओं का जो सशक्तिकरण हो रहा है। मैं तो देख रही हूँ कि सभी महिलाएं जब बड़े बड़े इवेंट होती है तो हमारी ग्रुप की महिलाएं खड़ी होके वहां अपनी प्रोडक्ट रख रही है, और उसके लिए भी बहुत हमारी जो योजनाएं है वो काम आ रही है। बिल्कुल ग्रास रूट पे वो योजनाएं जा रही हैं और महिलाएं इनका बहुत से फायदा उठा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल। शोभना बहन जी, चूंकि हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की जो कमिटीज़ हैं, चाहे वो सेंटर की हो या फिर जो अलग अलग विधानसभाएं हैं उनकी हो, कहीं ना कहीं मकसद सबका एक है। विमेन एम्पावरमेंट से अब हम एक और कदम आगे बढ़ चुके हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो हमारा लक्ष्य है वो और बड़ा हो जाता है। आप ये मानती हैं कि ये जो तिरुपति में पहला, अपने आप में चूंकि पहला है और ऐतिहासिक है इस तरह का सम्मेलन, जब राज्यों की सारी प्रतिनिधि, केंद्र से भी जो प्रतिनिधि हैं कमिटीज़ की, वो सब एक साथ एक मंच पे जुटेंगी, ऐसे में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो राज्यों की ही क्यों ना हो, आदान प्रदान, एक बहुत अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग वहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि होने वाली है। और जो डिक्लेरेशन उसके बाद निकलेगा तिरुपति का, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोड मैप तैयार करेगा अपने लक्ष्य को, जो लक्ष्य हम लेकर चले हैं उसे प्राप्त करने के लिए। जी, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, सभी राज्य की और सेंट्रल की सभी महिलाएं, जो विधायक है वो भी सांसद है, वो सब इकट्ठा हो रहे हैं। और सब हम पूरे देश से जब महिलाएं इकट्ठी हो रही है तो सबके विचार हम एक दूसरे के सामने रखेंगे, वो भी अपने सामने विचार रखेंगे, हम भी रखेंगे, और कैसे ये विकसित भारत की और हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हम अपना रोड मैप जो तैयार कर रहे हैं उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी होगी और अहम भागीदारी होगी, ये सब चर्चाएं होगी। और ये बहुत बड़ा फायदा होगा कि महिलाओं को ये प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो अपनी बात रखेंगे, और उनको लगेगा, हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी लगेगा कि हमारा जो नेतृत्व कर रही है वो अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबके विचार आदान प्रदान करके जो अच्छे विचार है वो हम सबके सामने रखेंगे, और महिलाएं इस तरह से इससे अवगत होगी कि हमारे लिए भी सब काम हो रहा है। बिल्कुल। और ममता जी, जब हम जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग की बात कर रहे हैं, जो सब थीम है एक तरह से, आपको लग रहा है कि आपकी नज़र में क्या इसमें और सुधार की ज़रूरत है? अगर हम लोकल बॉडीज़ या स्टेट लेवल पर बात करें तो क्या जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग उतना मेन स्ट्रीम हो पाई है? आउटकम ट्रैकिंग, अकाउंटेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम एक तरह से कहें कि लास्ट माइल तक हम उसे ले जाने की बात करते हैं तो ज़मीन पर उसका लागू होना बहुत बड़ी बात है। तो आपकी नज़र में कोई सुधार है या इस पर तेज़ी से काम हो रहा है? देखिए, पुरुष प्रधान देश में महिला का जो गुरुत्व अभी दे रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा चीज़ है।
पहले देखो जो महिलाएं कितना पीछे थे, अभी महिलाएं हर राज्य की महिला में समाज के आगे आ चुके हैं। उनका जो खुद में आत्मविश्वास भी हुआ है, जो हम खुद कमाएंगे, हम खुद का पहचान बनाएंगे। तो हमारे जो टारगेट है 2047 तक जो महिला को सशक्ति करने के लिए जो आगे तेजी से बढ़ाने का जो प्रयास है यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, अभी तो सब स्टेट में महिला में आगे बढ़ चुके हैं। जो अभी फिर जो अर्थनैतिक क्षेत्र में जो अभी बोले थे शोभना जी, हमारे जो स्वयं सहायता गोष्ठी जो होते हैं SHG ग्रुप, वो ग्रुप को तो ट्रेनिंग देकर स्वावलंबी बनाते हैं और वो खुद का रोजगार में सक्षम भी होते हैं, खुद का पहचान भी बनाते हैं। देखो अभी महिला पीछे नहीं है, महिला आगे बहुत आगे आ चुके हैं और महिला खुद का पहचान भी बना चुके हैं। ऐसे कि हम तो एग्जाम्पल देंगे, जो कि मैं एक छोटी सी गांव में, मेरे गांव में इलेक्ट्रिक भी नहीं है, जैसे नेटवर्क भी नहीं है, फिर भी हम आज दिल्ली जो पार्लियामेंट्री में आ चुके हैं। जो ऐसे बोलते हैं गांव से दिल्ली आई हूँ, तो ये एक महिला सशक्तिकरण है, जो कि सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं बोलूँगी हम लोग है, जो कि एक छोटी सी गांव से आकर इधर हम पहचान बनाए। तो देखो आज महिला आगे आ चुके हैं और अर्थनीतिक क्षेत्र में भी बोलो और राजनीतिक क्षेत्र में भी जो हमारे महिला को 33% हमारे संरक्षण जो राजनीतिक क्षेत्रों में, अभी तो हमारे हर विधानसभा में और लोकसभा में 33% महिला का संरक्षण बिल, जो महिला अधिनियम बंधन नारी शक्ति बंधन जो बिल पारित हुआ है, तो जरूर आगे बढ़े हैं और भी आगे जो टारगेट रखे हैं हमारे भारत सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2047 तक, तो जरूर महिला है खुद का पहचान बनाएंगे और खुद आत्मनिर्भरशील होंगे। जी बिल्कुल शोभना बहन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाएं जो हैं अब वो बहुत नीचे से भी आकर अपनी पहचान बना रही हैं। कहीं ना कहीं अब वो जागरूकता है और कहीं ना कहीं वो माहौल भी अब वर्तमान सरकार के द्वारा मुहैया भी कराया जा रहा है, जब नारी जो है वो अपनी शक्ति को पहचान रही है और इसको लेकर आगे बढ़े। मेरी सहयोगी प्रीति ने जेंडर बजटिंग की बात की थी। 2005-6 में 24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में ये जो आंकड़ा है जेंडर बजटिंग का, वो 4.49 लाख करोड़ हो गया है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि क्या समितियाँ मंत्रालयवार आउटकम रिव्यू को अनिवार्य बनाएंगी, क्योंकि ये जो बजटिंग है वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने देखा पिछली बार भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में विमेन से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स थी उसमें जो बजट है उसको पहले से कहीं अधिक उसमें इजाफा किया, ताकि महिलाओं का जो एम्पावरमेंट है, उनके द्वारा जो एम्पावरमेंट है उसको सुनिश्चित किया जा सके। जी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी, वो खुद एक महिला है। वो जानती है कि महिलाओं को हम कैसे आगे बढ़े और कैसे हम उनको सशक्त करें, उस राह पे हम कैसे चले। तो आपने जैसे कहा कि लगातार इसके बारे में बजट बढ़ता गया है और मैं सोच रही हूँ और मेरा विश्वास भी है कि इसके कारण ये जो महिलाएं हैं वो और भी सशक्त होके जो हमारे विकसित भारत का सपना है वो पूरा करने में पूरा सहयोग करेगी, क्योंकि हर सेक्टर में अब महिलाएं हमें दिखाई दे पड़ रही हैं। पंचायत से पार्लियामेंट्री तक जब महिलाएं अपना नेतृत्व कर रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपना अपना संकल्प रखा है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे, उनमें महिलाओं का अधिक योगदान होगा। तो मेरा यह निश्चित मानना है कि ये तो होगा, लेकिन ये जो बजट है वो भी महिलाओं को सशक्त करने में और अधिक मददगार बनेगा। बिल्कुल, और इसीलिए हमने देखा भी कि जो 2025-26 में बजट रहा वो भारत का अब तक का सबसे बड़ा लैंगिक बजट रहा है। लगातार इसमें सुधार हमें देखने को मिल रहा है। अब एक दूसरे अगर हम सेगमेंट की तरफ चलें, वो है विमेन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, जिस पर हम एक तरह से लगातार फोकस कर रहे हैं ममता जी। तो AI, डिजिटल इकोनॉमी और ऑटोमेशन से
जब रोजगार बढ़ाने की बात होगी, जीवन शैली इससे हम देख रहे हैं तेजी से बदल रहा है और ये बदलाव महिलाओं के लिए एक तरह से अवसर भी है और चुनौतियां भी है। तो क्या लग रहा है इसको आप जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इसे आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं? ये जो एनर्जी टेक्नोलॉजी ये अच्छा चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा ग्रामीण में महिला को और सचेतन करना चाहिए, उनको प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जो टेक्नोलॉजी थोड़ा हमारे तो ज़्यादातर स्टेट में ग्रामीण एरिया है, वहाँ का महिला को टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा प्रशिक्षण जरूरी है। और जो कि ये अच्छा चीज़ है, टेक्नोलॉजी में महिलाएं आगे बढ़े तो देश और सशक्त होगा। और जो हम बोले हैं विकसित भारत, महिला लोग टेक्नोलॉजी में काम करे तो और आगे जाएंगे। और जो भी उनका जो शिक्षा भी अधिक होगी और विकसित भारत जरूर बनेगी। जी बिल्कुल। और शोभना बेन भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, ऑनलाइन आप जुड़ी हुई हैं। शोभना बेन जी, जब हम बात कर रहे हैं लगातार विमेन एम्पावरमेंट कमेटी की, हम जानते हैं कि काम कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब चर्चा में मैं ज़रूर चाहूँगी कि एक बार बहुत सिंप्लीफाई करके हम अपने दर्शकों को ये भी बताएं कि जैसा कि मेरी सहयोगी प्रीति ने पहले भी कहा था कि सत्र के दौरान ही नहीं, ये समितियां चुपचाप अपना काम साल भर करती हैं, लगातार करती हैं, ग्राउंड लेवल पर जाके करती हैं, ज़मीनी स्तर पर जाके करती हैं और दूर दराज के इलाकों में, बहुत ही रिमोट एरियाज़ में जाके आंकड़े जुटाना, समस्याओं को देखना, लक्ष्य तय करना और उसे फिर मंत्रालय वार पहुँचाना, अपनी रिपोर्ट्स देना और उस पर फिर काम होना। और इसके बहुत सारे सफल उदाहरण भी हमने देखे हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, पोषण हो, कार्यस्थल उत्पीड़न पॉश एक्ट हो, तमाम तरह की सिफारिशें आप लोग के माध्यम से दी गई हैं। थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों को कि कमिटीज़ दरअसल किस तरीके से किसी इशू को लेकर चलती हैं, आगे बढ़ती हैं और किसी मिनिस्ट्री को अप्रोच करती हैं। जी, जैसे आप बता रही हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट में हम कैसे अपनी कमेटी के माध्यम से सब रिपोर्ट दे रहे हैं। तो हम जब कमेटी में होते हैं, सभी महिलाएं होती है, तो ऑफ कोर्स महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, महिलाओं की रक्षा के बारे में, महिलाओं के पोषण के बारे में सब बातें करते हैं। लेकिन हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि महिलाएं जो कभी कोई कारण से, किसी भी वजह से जो उत्पीड़न हो, तो वो कैसे आगे आए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को शर्म की मारे कुछ नहीं बता रही है। तो अभी इसकी जागरूकता के लिए हम ये चर्चा करते हैं कि महिलाएं जो भी अपने साथ है वो अपनी बात बेझिझक सबके सामने रखे और उनको कैसे हम महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में प्रशिक्षण करें कि आप अपनी बात किसी के सामने, हमारे सामने भी अगर हम जाते हैं तो कुछ एरिया में कुछ होता है तो हमारे सामने भी कोई भी शर्म न रखे और अपनी बात हमसे रखे, तो हम उस तक पहुंचे और उसको सही से न्याय मिले, ऐसा प्रयत्न हम करें। ऐसी बातों का हम ध्यान रखते हैं कि महिलाएं अब खुद भी सशक्त तो हो ही रही है, वो खुद भी अपने आप आत्मरक्षा भी कर रही है। लेकिन अगर कहीं भी कुछ होता है तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि महिलाओं को कोई भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, हमसे बेझिझक बात करें, वो हम कमेटी के सामने रखें कि यहाँ ऐसे होता है तो हम कैसे वो रोक सके। बिल्कुल। और जब विमेन और टेक्नोलॉजीज़ की बात हम करेंगे उस पे शोभना बहन जी आपका कमेंट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिजिटली हम बहुत ज़्यादा सशक्त बन रहे हैं, लेकिन अभी भी जो डिजिटल डिवाइड है वो एक चिंता का विषय है। कहीं डिजिटली साक्षर लोग हैं, कहीं नहीं हैं। डिजिटल सेफ्टी अब दिन पर दिन एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मुद्दा बन रहा है। इन दोनों ही मुद्दे पर संसद की और तमाम जो पॉलिसी बनाने की जब बात होती है तो उनके लिए क्या नई दिशा होनी चाहिए? टेक स्किल, साइबर सिक्योरिटी को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपको क्या लग रहा है, कौन से कदम होने चाहिए और कमेटी इस पर कितनी मजबूती से काम कर सकती है? जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा जो हमारे सामने रखा है। मैं भी ये चाहती हूँ कि इस बारे में जो कभी कभी किसी के साथ अगर जो साइबर फ्रॉड होता है, कुछ भी होता है, तो वो
हमें उनको जागरूक करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को अगर पता नहीं होता है तो वो अपने साथ हुए फ्रॉड कहाँ जाके कैसे वो कहेंगे। जी। तो उसके बारे में हम सबको ये जागरूक करेंगे, और उसके लिए हमें ग्राउंड लेवल पे जाके सबको बताना होगा कि अगर आपके पास इस जिस तरह का फ्रॉड होता है तो आप वहां जाएं और अपने बात रखें। और अगर डिजिटल के बारे में बात करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा प्रशिक्षण देने की अभी जरूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी ये सब बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। ममता मोहंता जी, आर्थिक सर्वेक्षण ये कहता है कि जो श्रम भागीदारी है, अगर उसमें 10% महिलाएं बढ़ती हैं तो जीडीपी में 1% का योगदान होगा। तो महिलाओं की भागीदारी श्रम शक्ति में आना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आंकड़े अब ये गवाही दे रहे हैं कि पहले से बढ़ी है, लेकिन चुनौतियां अभी भी हम जानते हैं कि किस तरीके से घर, परिवार, समाज और कई बार करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़। ऐसे में जो कार्यस्थल है वहाँ पर भी उनको कहीं ना कहीं इस तरह की फैसिलिटीज़ देना ताकि वो अपने काम को, करियर ब्रेक ना हो और जो चाहती हैं वो कर पाएँ। इस तरह की व्यवस्था करने के लिए भी हम ये मान के चल रहे हैं कि तिरुपति डिक्लेरेशन में इस पर भी बातचीत हो रही है, होगी ज़रूर। आपको क्या लगता है कि किस तरीके का इसके लिए एक इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़े? देखिए, जो काम करते हैं, जो महिला नौकरी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उनके लिए तो क्या है, चुनौती है जो कि घर में भी काम करे और बाहर भी जाकर काम करे। तो महिला को एक शक्ति भगवान ने दिया है, वो घर में भी कर सकते हैं और बाहर में भी कर सकते हैं और सबको मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन अष्ट शक्ति कहा जाता है कि 8 हाथ हैं, 8 काम एक साथ। नहीं, ऐसे महिला तो भगवान के रूप में माँ होती है, नारी को भगवान के रूप में देखते हैं, वो सब कुछ कर पाती है और सहनशीलता भी, धैर्य भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए घर में भी काम कर सकते हैं और बाहर भी जाकर जो उनका काम है वो भी ठीक से कर पाते हैं। लेकिन महिला को ज़्यादातर में जो जहाँ काम करते हैं वहाँ कभी कभी देखो जो कि जेंट्स और महिला के बीच में थोड़ा तकलीफ होता है। जेंट्स महिला को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, कभी कभी कुछ झेलना भी पड़ता है। तो उसके लिए नियम भी बनाना चाहिए, जो कि महिला कभी कभी देखो महिला का उधर जहाँ काम करते हैं कभी जेंट्स कुछ मिसबिहेव कर दे, क्या कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम हुआ तो जो केस है वो केस को थोड़ा सॉल्व करने के लिए भी सॉल्व करना चाहिए और तब जाकर वो आत्मविश्वास होगी, जो कि हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी कुछ करेंगे। नहीं तो वो डिप्रेशन में जाकर भी कभी कभी कुछ गलतियां भी होता है। अभी बोल रहे थे जो साइबर केस हो रही है, ज़्यादातर देखो हमारे महिला या लड़की के साथ ये सब हो रहा है। जितने भी सचेतन करो फिर भी वो हो रहा है। अभी तो कोई भी मेरे राज्य में भी और भी ऐसे कि महिला सुसाइड भी करते हैं ये सब के लिए। तो उसके लिए नियम होना चाहिए, जो कि दोषी है उनको जो अधिक से अधिक दंड देना चाहिए, तब जाकर वो लोग सुधरेंगे, जो कि हम ये अपराध नहीं करेंगे। महिला तब जाकर और थोड़ा उनका आत्मविश्वास बढ़ेगी और जो काम करते हैं वो महिला को तो थोड़ा जो कि हम लोग देखो बाहर भी काम करते हैं, घर में भी काम करते हैं और परिवार भी संभालता है, तो थोड़ा दिक्कत होगी। फिर भी यानी आप ये कह रही हैं कि जो तकनीक लगातार टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान साबित हो रही है, वही कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रही है। इसीलिए इस पर लगाम लगाने के लिए भी कमेटी, वो जो अभी देखो सोशल मीडिया जैसे
आगे बढ़ा है। और पहले क्या होता था, हम लोग खेल कूद करते थे, बातचीत अपने आपसे से पड़ोसी से घर में बातचीत। अभी कोई ऐसे होता है क्या? सब लोग कुछ टाइम मिल जाए तो मोबाइल देखते हैं, यानी वही मिसयूज जो है मिसयूज करते हैं। बिल्कुल। हम मोबाइल यूज करें, ठीक है, कुछ काम के लिए यूज करें, लेकिन जो भी हम टाइम मिलता है हम मोबाइल देखते हैं। अपने आप से जो लगाव था, जो हमारे जो बातचीत जो घर में अभी होता है क्या? अभी नहीं होता है। फोन टाइम मिल जाता तो फिर हम फोन देखते हैं। तो ये जो मिस यूटिलाइज मत करें, जो ठीक में इस्तेमाल करें। आप तो कह रही हैं कि उसके ये डिजिटल चीजें जो हैं वो पर्सनल जो अटैचमेंट है या जो बॉन्डिंग है उसको कहीं ना कहीं खत्म कर रही हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल प्रीति इन्होंने उठाया है। मैं चाहूंगी शोभना बेन जी से इसको आगे ले जाना। जब हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं शोभना बेन जी, तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा हो जाती है। एक सशक्त महिला के लिए उसकी सुरक्षा भी बहुत अनिवार्य है। एनसीआरबी के आंकड़े जो हैं अभी भी चिंता का सबब बने हुए हैं। कार्यस्थल हो, सड़क हो, घर हो या बाहर, इनफैक्ट घर भी क्यों ना हो, महिलाओं की सुरक्षा आज भी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। क्या इसको लेकर भी समितियां काम कर रही हैं? बहुत सारी चीज़ें आई हैं, सी बॉक्स हेल्प आए हैं, वन स्टॉप सेंटर्स आए हैं, महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी और इसको और ज़्यादा गति देने की ज़रूरत है। इसके लिए समितियां या आप लोग की तरफ से और क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल। समितियां, जब हम महिलाओं के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, उनकी सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो अपने कार्य क्षेत्र पे हो या कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं भी कुछ हो, अगर उनके साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो हम कैसे महिलाओं को जागरूक करेंगे और कैसी सबकी भागीदारी रहेगी। क्योंकि महिलाएं अब आत्मरक्षा तो करेगी ही करेगी, लेकिन अभी तक जो गांव दूर दराज के क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है, या अभी हम सोचे कि कैसे कमेटी सब बैठ के सब महिलाएं हम अपनी बात रखिए कि और अधिक महिलाओं को हम कैसे जागरूक करें। जब तक महिलाओं के पास ये मुद्दे नहीं जाएंगे, जैसे हम उनके साथ ये बातें नहीं रखेंगे, तब तक महिलाएं नहीं समझ पाएगी कि हम अपनी रक्षा के लिए और सरकार हमारे लिए क्या करे। क्योंकि सरकार जो हमारे लिए कर रही, हमारी आत्मरक्षा के लिए कर रही, हमको उनके पास जाके उनकी बातें बतानी है और हमको सुनिश्चित करना है कि अब महिलाएं सुरक्षित हैं। इसके लिए हमें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। अपने कमेटी में हम बात रखते हैं कि हम कैसे महिलाओं की अपनी रक्षा के लिए और अधिक आगे बढ़े, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। और जब विमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है, विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा और रोजगार। और हम जानते हैं शोभना बहन जी कि अलग अलग स्कीमें और बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें और ग्राउंड रियलिटीज़ की अगर बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उस तक कई योजनाएं महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं। कमेटी की जो रिपोर्ट्स रही हैं वो भी कई बार इनमें सुधार लाने की सिफारिश करती रही हैं। कहीं ना कहीं आपकी नज़र में ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो विमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से सबसे असरदार साबित हुई हैं, और किस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये इस मॉडल को और मजबूत किया जाए, उसके लिए आप क्या सुझाव देंगी? और ये जो कदम है वो ज़मीन पर किस तरह का असर दिखा रहे हैं, खासकर अलग अलग तरह की योजनाएं? जी, जैसे आपने बताया कि हम कैसे ये देख रहे हैं कि महिलाएं कैसे अपने काम को लेके आगे बढ़ रही हैं और कैसी योजनाएं हैं जो महिलाओं को सशक्त कर रही हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से लेके अब आप देख रही हैं कि बेटी के जन्म से लेके बेटी जब पढ़ती है और उनके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए सरकार भी बहुत चिंतित है। और उसके लिए वो 9 से 10 में पढ़ती है, किसी को साइंस में पढ़ना है तो सरकार नमो लक्ष्मी योजना के तहत बेटियों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही है। वैसे भी ये मुद्रा लोन है, वो लेके महिलाएं, अपनी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं जो लोन लेके अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस कर रही है। और कभी जो महिलाएं हैं वो बड़े पैमाने पे अगर कोई मेला लगता है, सरस मेला लगता है, तो महिलाएं वहां अपना जो लोकल प्रोडक्ट है वो रख के अपने आप वो आमदनी इकट्ठा करके अपने परिवार का और समाज में अपना नाम बना रही है। जी बिल्कुल।
ममता मोहंता जी, हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बहुत सारी ऐसे स्कीम्स लाई गई हैं या कुछ ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो यूज़ की गई हैं, जिसको इस सम्मेलन के माध्यम से बाकी दूसरे राज्य भी इसको साझा कर सकते हैं। और मुझे लगता है ऐसे सम्मेलनों का यही एक बहुत बड़ा आउटकम है, जब आप दूसरों के विचारों से और दूसरों की उपलब्धियों से सीखते हैं और उसे अपने यहाँ लागू करते हैं। आपसे मैं समझना चाहूँगी कि आपने अपने राज्य का भी जिक्र भी किया था। आपके संसदीय क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, इसका जिक्र मैं चाहूँगी आज इस मंच पे आप करें। अभी तो मेरी सरकार जो कि डबल इंजन का सरकार चल रहा है उड़ीसा में, पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार, मोहन जी का सरकार, तो अभी महिला ऐसे कि बहुत सारा तो स्कीम है महिला के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी प्रभावित क्या है, हमारे नया प्रधान मुख्यमंत्री जो बने हैं मोहन मांझी जी, हमारे एक योजना जो कि सुभद्रा योजना महिला के लिए, जैसे कि हमारे उड़ीसा सब लोग जानते हैं पूरी जगन्नाथ धाम का राज्य है, उसी हिसाब से प्रभु जगन्नाथ, प्रभु बलभद्र और माता सुभद्रा, वही सुभद्रा के नाम में एक योजना बनाए, सुभद्रा योजना महिला के लिए। वो तो अभी 5 साल में 50,000 का जो महिला को देने के लिए एक किस्ती में देते हैं 5,000, ऐसे महिला को 5,000 देती है क्या कि वो महिला कुछ करे, वही 5,000 से लेकर कुछ करे, और ट्रेनिंग भी देते हैं विभिन्न प्रकार की, जो कोई मोमबत्ती बनाए, अगरबत्ती बनाए, ऐसे कि सिलाई मशीन, हर किस्म के ट्रेनिंग दे रहे हैं। और वहाँ का महिला ये पैसा लेकर कुछ काम में लगाए और मशीन खरीदे या जो भी कुछ, फिर लोन भी दे रहे हैं, जो बिना इंटरेस्ट में लोन दे रहे, 50 लाख तक दे रहे हैं। तो वो पैसा लेकर वो काम में लगाएं। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा महिला, जो कि हमारे उड़ीसा में 30 जिला से ज़्यादा जिला ट्राइबल जिला है और ग्रामीण इलाका है, वहाँ का ग्रामीण का महिला को ये सुभद्रा योजना बहुत प्रभावित किया है और बहुत खुश भी है महिलाएं, और भी उनका उत्साहित है काम करने के लिए। समाज को कैसे, समाज के जो समाज के आगे आकर वो लोग काम करेंगे, मुख्य स्रोतों में शामिल होंगे, ये सुभद्रा योजना एक बहुत अच्छा स्कीम है और बहुत गुरुत्वपूर्ण भी महिला के लिए हुआ। बिल्कुल। और शोभना बहन जी, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें संसद की समिति और राज्य विधानसभाओं की जो समिति है वो एक साथ कहीं ना कहीं आई हैं, ऐसे में आपको क्या लग रहा है, ये पहल अपने आप में अलग और ख़ास क्यों है, और क्यों इस तरह के सम्मेलन आगे भी होने चाहिए? इससे मंथन के स्तर पर कितना बड़ा बदलाव होगा? और हम जानते हैं कि समितियों में अलग अलग दल के जो लोग हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन ख़ास तौर से जब महिलाओं की बात होती है, उनके सशक्तिकरण की बात होती है, मार्जिनलाइज्ड वर्क तक महिलाओं तक स्कीम का फ़ायदा पहुंचाने की बात होती है, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट की बात होती है, तब कैसे ये अलग अलग दलों के मत एक साथ साझा होकर आगे आते हैं? किस तरह से इस खूबसूरती को बयां करेंगी? क्यों ज़रूरी हो गया है आज की राज्य स्तर पर और संसद के स्तर पर सब एक साथ आगे आए? जी, ये एक बहुत बड़ा जो हम सोच रहे हैं कि हम देख भी रहे हैं कि जो कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, सभी राज्य की विधायक महिलाएं भी वहां इकट्ठी होगी, अलग अलग दलों की भी महिलाएं सांसद और विधायक इकट्ठा होगी। लेकिन जब नारी सशक्तिकरण की बात आती है तो सभी के जो मंतव्य होते हैं वो एक से हो जाते हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम अपना योगदान, जो सरकार तो कर रही है, लेकिन सरकार की जो योजनाएं हम कैसे अपने क्षेत्र में महिलाओं तक पहुंचाए और महिलाओं कैसे अधिक सशक्त बने, क्योंकि ये बहुत बड़ा
जो कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है आगे भी होने चाहिए, क्योंकि सभी देश की सभी महिलाएं सभी अपने क्षेत्र से आएंगी, अपने क्षेत्र की बात रखेंगी, कुछ हमें सीखने को मिलेगा, कुछ हमें जानने को मिलेगा कि हम और अधिक कैसे अपने क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम करें। तो ये बहुत जरूरी है, और हम आगे भी ऐसे जो कॉन्फ्रेंस है वो हो तो हम और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। जी बिल्कुल। ममता जी, आपने बताया कि आपके राज्य में भी जो योजनाएं हैं, आपने कई योजनाओं का नाम भी लिया। पंचायत स्तर पर महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो उसकी क्षमता को बढ़ाने की बात हो रही है, वो संतोषजनक है। काफ़ी अच्छा महिलाएं कर रही हैं, ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं वो आगे आ रही हैं, अपने अधिकारों को जान रही हैं और बाकी औरतों को भी जागरूक कर रही हैं, महिलाओं को। जो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान है, ऐसे कार्यक्रमों को आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं, और ये इस तरह के अभियान जो हैं वो कितने कारगर हैं महिलाओं के पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए? क्योंकि जो शहरों की महिलाएँ हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक हैं, हमें निचले स्तर पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। देखो, ग्रामीण इलाका में जो ग्राम पंचायत होता है वहाँ जो गांव की महिला को जो राजनीतिक क्षेत्रों में उनको जो अधिकार मिलता है, जो वो चुनाव लड़कर सरपंच लड़कर आते हैं, तो उनको भी सीखने का मिलता है, जो कि हमारे खुद का पंचायत कैसे हम डेवलप करें और पंचायत का महिला को कैसे डेवलप करें। अभी देखो, टाउन की जो शहर की महिलाएं तो जागरूक है और गांव की महिलाएं भी बहुत जागरूक हो गए। इसे मैं जब गांव जाती हूँ देखती हूँ जो कि हर गांव की बहुत जागरूक हो गए। जैसे कि नया नया स्कीम आया, सरकार का क्या स्कीम आया है महिला के लिए, और जहाँ भी जाकर देखो, जो भी सभा समिति होती है, ग्रामीण सभा हो या जो भी सभा, सबसे ज़्यादा महिला वहाँ बैठते हैं। पुरुष कम है, लेकिन महिला, उनका इच्छा शक्ति है हम जाने और क्या क्या हो रहा है देश में, हमारे पंचायत में क्या होने से हमारे पंचायत का उन्नति हो, हमारे पंचायत का विकास हो। वो लोग बहुत सचेतन हो गए पहले से अभी तक। तो अभी बहुत सचेतन महिलाएं हुए हैं और सब लोग का जो कि सरकार का स्कीम के बारे में भी पता करना वो लोग चाहते हैं और उसका कैसे लाभ उठाए वो लोग कोशिश करते हैं और लाभ भी उठाते हैं। बिल्कुल। और अंत में जब आप लोग की प्रतिक्रिया अगर हम जाने, शोभना बहन जी, जब विमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है तो आने वाले 20 से 25 साल में हम क्या दिशा देख रहे हैं, और ख़ास तौर से अगर आपके नज़रिए में कुछ सिफारिशें होंगी तो क्या साझा करेंगी, क्या प्राथमिकताएं आपकी नज़र में होनी चाहिए? पॉलिसी की, बजट की इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर अगर बात करें तो क्या कुछ हमें आगे रखना चाहिए, और समिति के भविष्य को भी आप किस तरह से देख रही हैं? इसकी पावर्स या टूल्स मजबूत हैं या और कोई आपकी तरफ से सुझाव होगा? जी, आपने हमसे ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात रखने के लिए आप ने हमको जोड़ा है। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे अहम मुद्दे पर आपने हमसे जुड़ने की बात की है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें हम तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो उन्होंने देखा है कि कैसे महिलाओं को जो पहले पीछे छूट जाती थी, तो उनके लिए एक बजट साझा करके उन्होंने जो पेश किया, क्योंकि हमारी महिला जो वित्त मंत्री है उनको भी पता है कि महिलाओं को हम कैसे आगे बढ़े और कैसे उनकी मदद करें, तो उनके लिए भी उन्होंने जो बजट पेश किया है वो भी बहुत बड़ा है। आगे हम समितियों में ऐसे चर्चा करेंगे कि और अधिक महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं, जो पिछड़े महिलाएं हैं, क्योंकि अभी तो वो भी आगे बढ़ रही हैं अपने तरीके से, सरकार की योजनाओं का लाभ लेके अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। पशुपालन हो या कुछ किसान जो खेती है उसमें भी महिलाएं अपनी भागीदारी दिखा रही हैं, लेकिन हमें और भी अधिक काम करना है, क्योंकि विकसित भारत के लिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बहुत चिंतित है, और आपने भी देखा है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो महिलाओं का कितना आदर सम्मान कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की योजनाएं हैं, हमें उन तक ले जानी है
और आगे बढ़ना है। बिल्कुल। शोभना बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो समितियां हैं वो मजबूत हों, और जब हम विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लेकर चलें तो वो जाहिर तौर पर विमेन लेड डेवलपमेंट को लेकर दुनिया को एक संदेश दे। बिल्कुल। ममता जी, आप चूँकि अब क्लोजिंग का टाइम है, क्लोजिंग रिमार्क आपसे भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं, चाहे वो लखपति दीदी हो, ड्रोन दीदी हो, बहुत सारी जो कि कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित हुई हैं। ये छोटी छोटी योजनाएं निचले स्तर पे बहुत बड़ा काम कर रही हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या ये जो तिरुपति का जो डिक्लेरेशन है उसमें राज्यवार महिला सशक्तिकरण रिपोर्ट जैसी कोई व्यवस्था बननी चाहिए? क्या आप कुछ इस तरह का सुझाव भी वहाँ पर रखेंगी, ताकि एक जो कहते हैं कि उसके लगातार मॉनिटरिंग होती रहे, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है विकसित भारत का, और उसमें प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि ये विमेन लेड डेवलपमेंट होगा। देखिए, ये एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो कमेटी है, हमारे जो चेयरपर्सन जी है लगातार हमारा मीटिंग करते हैं, जो कि महिला का सुरक्षा, महिला का अधिकार, महिला का भूमिका सब के बारे में, कैसे महिला उन आगे आए, समाज के मुख्य स्रोतों में शामिल हुए, उसके लिए हर बार मीटिंग कर रहे हैं। और एक बात, ये समिति का मानना है कि जो सशक्ति महिलाकरण तभी जाकर हमारे सशक्ति राष्ट्र बनेगा। महिला सशक्त होंगे तो राष्ट्र भी सशक्त होगा। तो इसी आधार पे हमारे समिति काम कर रहे हैं। और अभी तिरुपति बालाजी का दर्शन करने जा रहे हैं, और सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये तिरुपति बालाजी सभी को आशीर्वाद करे और सद्बुद्धि दे, और सभी महिला का सुरक्षा करे। बिल्कुल ममता जी, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ये जो अपने आप में ऐतिहासिक सम्मेलन, जो फर्स्ट वुमेन एम्पावरमेंट कमिटीज़ का जो सम्मेलन है, वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। जिस तरह की बातें यहाँ पे होंगी, जिस तरह के संदेश यहाँ तक से निकलेंगे, वो न सिर्फ देश को बल्कि बाहर भी पूरी दुनिया को एक दिशा देंगे। बिल्कुल ममता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज की जो चर्चा है, ये साफ झलकता है कि पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव कमिटीज़ ऑन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन ये न केवल एक रिपोर्ट मेकिंग बॉडी है, बल्कि वो इंस्टीट्यूशन है जो ये सुनिश्चित कर रहा है कि महिलाओं की आवाज़ नीतियों में और बजट में शामिल हो। हमने जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, नई टेक्नोलॉजीज की चुनौतियां और ग्राउंड लेवल स्कीम्स पर गहराई से बात की। ममता मोहंता जी और शोभना बहन जी जैसे सांसद जब अपने विचार रखते हैं, हमने देखा तो ना वो केवल सिर्फ दृष्टिकोण समिति का बता रहे हैं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट कर रहे हैं। भारत 2047 की ओर बढ़ते हुए विमेन लेड डेवलपमेंट का जो एक सपना है, वो सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प है, ये जरूर जाहिर हो रहा है। और इसी भावना के साथ फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देते हैं, और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।